प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माइंड लिफ्ट क्लासेस में। फिर से लेकर आपके सामने एक वीडियो को हाजिर हुई हूँ, जो कि लेक्चर क्लास है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण की लेक्चर क्लास, जो कि हमने ट्रिक के साथ समझी थी। और आपसे आप अगर चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इन चारों टॉपिक्स के ऊपर और आपको रटना ना पड़े, आप देखते ही अक्षरों को समझ जाएं, पहचान जाएं कि कौन से अक्षर हमारे अल्पप्राण है, महाप्राण है, अघोष है, सघोष है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो है शब्द पर। अब हम यहाँ से शब्द और उसके प्रकार और डीप तरीके से उसके सारे अंगों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो है शब्द पर आधारित। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। यह है आपके शब्द की परिभाषा, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। तो वर्णों के सार्थक संघात, संघात का मतलब क्या होता है? संघात का बहुत अर्थ होता है, परंतु इस सेंटेंस में, इस वाक्य में संघात का जो अर्थ निकल रहा है वो है समूह। ठीक है, कलेक्शन, समूह, समूह है यहाँ पर इसका अर्थ। तो कह रहा है कि वर्णों के, वर्ण हमारे अक्षर होते हैं, अक्षरों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। यानी हम शब्द उन्हें कह सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि कोई शब्द लिखा है और उस शब्द के अंदर कुछ अक्षर हैं और सभी अक्षर मिल करके, यानी सभी अक्षरों का जो समूह है ना, वो मिल करके एक सार्थक अर्थ भी प्रदान कर रहा है। उस शब्द का अपना एक मतलब है और वो मतलब निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है, बल्कि सार्थक है। हर शब्द जो अपना सार्थक अर्थ प्रदान करता है वही शब्द कहलाते हैं। जिनके सार्थक अर्थ नहीं निकलते वो शब्द नहीं होते हैं, वो निरर्थक शब्द होते हैं। वो शब्द तो होते हैं लेकिन निरर्थक शब्द होते हैं। परंतु हम जो काम लेते हैं वो सार्थक शब्दों से लेते हैं, हम निरर्थक शब्दों से हमारा मतलब नहीं होता है। तो आपको आसान तरीके से ये भाषा समझ में आ गई होगी कि वर्णों के सार्थक संघात को, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर एक शब्द मैं लिखती हूँ कि कमरा। ठीक है, ये एक मैंने शब्द लिया, या दूसरा शब्द आप ले सकते हैं अंगूर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस पहले शब्द में 3 अक्षर हैं। यहाँ पर अक्षर हैं, 3 अक्षरों का यहाँ पे समूह है, यहाँ पे संघात आपको देखने को मिल रहा है। इन 3 अक्षरों ने मिल करके एक शब्द बनाया। ठीक है, और मात्रा भी है, मात्रा ने भी अपना रोल यहाँ पर निभाया है। अब इन 3 अक्षरों के जब समूह ने मिल करके एक शब्द बनाया, उस शब्द का एक अर्थ भी निकल रहा है, वो भी सार्थक अर्थ निकल रहा है। जैसे कमरा, कमरा होता है एक रहने का स्थान, रहने की जगह होती है। ठीक है, अंगूर, अंगूर में भी 3 अक्षर मिल करके एक सार्थक शब्द बना रहे हैं, और देखिए फल का नाम है, हम सभी जानते हैं। तो जब इसी तरह से हमारे सामने अक्षर समूह मिल करके, अक्षरों का समूह मिल करके कोई शब्द बनाता है, वो सार्थक होता है। तो हम इन संघात को, वर्णों के संघात को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये शब्दों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया जा सकता है। यानी इन शब्दों को, जो शब्द है ना, इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक, शब्द की जब बात करते हैं तो शब्द हमारे सामने मोटे मोटे तौर पर 2 रूपों में आते हैं। एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं, इस बात को पहले समझ लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि एक शब्द मैंने लिखा, जैसे कमरा था ना, और उस कमरा यानी 3 अक्षरों से मिलकर जो शब्द बना था कमरा, उसका अपना एक अर्थ भी था। क्या था? कि कमरा एक रहने का स्थान होता है। इसके अलावा जैसे दूसरा मैं अक्षर लिखती हूँ वायु, ये एक शब्द लिखा है वायु, वायु यानी हवा होता है, इसका मतलब होता है हवा। फिर एक शब्द का उदाहरण मैं और आपको देती हूँ, जैसे मैंने लिखा सड़क। ठीक है, ये 3 अक्षरों से मिलकर शब्द बना है सड़क, इसका अर्थ भी होता है मार्ग, जाने की रास्ता। ठीक है, तो ये हर शब्द हमें एक अर्थ भी दे रहे हैं, इनका कोई ना कोई मतलब है, तो ये कहलाएंगे हमारे सार्थक शब्द, क्योंकि इनका मतलब है, इनका अर्थ है, तो ये सार्थक शब्द कहलाएंगे। जबकि निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं
खाना वाना लाओ, तो यहाँ पर हमारा एक शब्द है खाना और एक है वाना। ठीक है, खाना वाना लाओ हम बोल देते हैं, तो यहाँ पर ये जो शब्द खाना है इसका मतलब तो है, लेकिन ये वाना क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। खाना शब्द का मतलब है, लेकिन वाना का क्या मतलब है, ये है हमारा निरर्थक शब्द। हम अक्सर अपने मुंह से इन निरर्थक शब्दों को बोल करके अपने दैनिक जीवन में प्रयोग तो कर लेते हैं, परंतु इनका हमारे व्याकरण में स्थान नहीं है, क्योंकि आप अभी आगे देखेंगे कि जो आप पूरी ग्रामर आगे आप पढ़ने वाले हैं वो सब की सब सार्थक शब्दों पर आधारित होगी। निरर्थक शब्द का यहीं से काम खत्म हो जाएगा। निरर्थक शब्द आपको बस माइंड में इतना डाल लेना है कि वे शब्द होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सार्थक शब्दों के भेद पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने सार्थक शब्दों के भेद। कौन कौन से भेद हैं, तो ये बता रहा है कि सार्थक शब्दों के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। उन 5 के नाम आपके सामने दिए हुए हैं। पहला, रचना के अनुसार सार्थक शब्द होते हैं। एक तो रचना के अनुसार आप सार्थक शब्द पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर सार्थक शब्द आप पढ़ने वाले हैं। तीसरा होता है अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द। चौथा, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द। और पांचवा है विकार या प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्द। इस क्लास में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर मैं आप इन सारे भेदों को, 5 भेदों को यहाँ पर आपको एक साथ पढ़ा देती, तो मैंने इन सभी भेदों को अलग करके आपको पढ़ाने की और समझाने की आसान शब्दों में कोशिश किया। यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं रचना के अनुसार सार्थक शब्द के प्रकार और उनका मतलब। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शब्द क्या होते हैं, शब्द होते हैं अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं, और ये शब्द एक सार्थक अर्थ भी प्रदान करते हैं। और वर्गीकरण शब्दों का 2 रूपों में हुआ है, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का क्योंकि अर्थ होता है तो इसी पर हमारी व्याकरण आधारित है, आगे की व्याकरण इसी पर चलेगी, जबकि निरर्थक शब्दों का यहीं से काम खत्म हो जाता है। सार्थक शब्दों के 5 भेद हैं। कौन कौन से, वो आपके सामने भी मैंने बता ही दिए हैं। उनमें से पहला जो भेद है रचना के अनुसार सार्थक शब्द, अब हम उसे आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है रचना के अनुसार सार्थक शब्द कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो रचना के अनुसार जो सार्थक शब्द हमारे हैं वो हैं 3। आपको यहाँ से इस बात को याद कर लेना है। क्या, रचना के अनुसार सार्थक शब्द कितने होते हैं, तो 3 होते हैं भाई, 3। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। पहला क्या है, रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द और तीसरा है यौगिक शब्द। क्या होते हैं ये, आगे बढ़ते हैं, इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। पहला आपके सामने है रूढ़ शब्द। ठीक है, क्या होता है रूढ़ शब्द, जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन इसकी, आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, रूढ़ शब्द योग रूढ़ शब्द में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है ध्यान से। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये कह रहा है कि रूढ़ शब्द जो होते हैं ना हमारे, इन शब्दों को अगर हम तोड़ना चाहें तो तोड़ नहीं सकते, इनका अगर हम विभाजन करना चाहे, संधि विच्छेद करना चाहे तो कर नहीं सकते, और अगर कर दिया तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, क्योंकि संधि विच्छेद तो हम उन्हीं शब्दों का करते हैं ना। जब हम संधि विच्छेद किसी शब्द का करते हैं और 2 शब्द अलग होते हैं तो दोनों शब्दों का अपना अपना मतलब होता है, अर्थ होता है, इसलिए उनकी संधि विच्छेद होती है। परंतु यहाँ पर अगर आप इन शब्दों का संधि विच्छेद करने वाले हैं तो होने को तो वो हो जाएंगे, लेकिन उनका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे अभी मैंने आपके सामने इन शब्दों को लिखा है, जैसे ये घर है, एक शब्द है घर। अब इस घर को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो तो जाएगा, एक तरफ आपका घर चला जाएगा, दूसरी तरफ आपका रा, लीजिए हो गया संधि विच्छेद। लेकिन क्या इस घा का और रा का कोई अर्थ है, कोई मतलब है, क्योंकि ये तो अब शब्द ही नहीं रह गया, तो अक्षर बन गया है। और शब्द भी होंगे तब भी अगर उनका अर्थ नहीं होगा तो वो आपके रूढ़ शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आगे शब्दों को देखते हैं। फिर यहाँ से लेते हैं एक शब्द आंगन। ये आंगन, पुस्तक, कलम आदि ये सब आपके रूढ़ शब्द हैं। अब इनमें से हम आंगन को देखते हैं। आंगन का अगर हम संधि विच्छेद करना चाहें या इस आंगन का हम विभाजन करें तो नहीं होगा, होगा भी तो निरर्थक रूप में होगा, सार्थक रूप में नहीं होगा। ठीक है, सार्थक रूप में होने पर रूढ़ शब्द वो नहीं रह जाएंगे। जैसे एक शब्द है हमारा विद्यालय, ठीक है,
तो विद्यालय शब्द है ना, इसका हम संधिविच्छेद करते हैं और हम पढ़ भी चुके हैं, विद्या धन आलय। तो विद्या धन आलय जब दो शब्द हमने अलग अलग किए तो अब इन दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ भी निकल रहा है, और जैसे ही इनका सार्थक अर्थ निकल रहा है तो यानी अब ये रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि रूढ़ शब्दों में जब हम दो शब्दों का विभाजन ही नहीं कर सकते हैं, उनका विभाजन होने पर उनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता है, और अगर अर्थ निकल रहा है तो वे रूढ़ शब्द नहीं है। बात आपको समझ में आ गई। दूसरा शब्द, अगला शब्द है कलम। ठीक है, ये कलम है। अब इसको भी आप लिखिए, इसका विभाजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिन शब्दों का हम विभाजन नहीं कर सकते वे हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। बहुत सारे इनके एग्जांपल्स हैं, आगे की क्लास में मैं आपके लिए रेयर टाइप के रेयर रूढ़ वर्ड को लेकर आऊंगी जिनको हम बहुत कम जान पाते हैं। फिलहाल के तौर पर आप यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि रूढ़ शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जिनका हम विभाजन नहीं कर पाते, जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम आदि। अब हम जानते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देता है उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। क्या कह रहा है? जब दो रूढ़ शब्द, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो रूढ़ शब्द मिल करके ही हमारा योग रूढ़ बना है, और वो कोई तीसरा अर्थ दे रहे हैं, किसी तीसरे अर्थ को हमें प्रदान कर रहे हैं। तो क्या कह रही है परिभाषा कि जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो उन्हें ही हम योग रूढ़ कहते हैं, जैसे गजानन, पीताम्बर, भुजंग आदि। तो यहाँ पे देखिए पहले शब्द को हम के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गजानन है, ठीक है, ये जो गजानन है ना, ये इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना। अब जब गज धन आनन, ठीक है, गजानन में जब गज धन आनन, इन दो शब्दों से मिलकर ये क्या बन रहा है, इसमें दो शब्द छुपे हैं, गज धन आनन, और इन ये दोनों रूढ़ शब्द हैं। क्यों? क्योंकि रूढ़ शब्द अभी मैंने पढ़ा जिनका हम विभाजन नहीं कर सकते। अब एक शब्द तो गज हो गया, इसका विभाजन नहीं कर सकते, आनन हो गया, इसका विभाजन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इन दो रूढ़ शब्दों से मिल करके यानी गजानन बन गया, और गजानन का अर्थ किसी तीसरा की ओर हमें संकेत दे रहा है। इसी तरह पीताम्बर हो गया, भुजंग हो गया, इन सारे शब्दों में भी हम क्या देख रहे हैं कि ये एक तीसरा अर्थ प्रदान हमें कर रहे हैं, और ये बने किससे हैं? दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हैं। तो वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं और कोई तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं वे हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। क्या होते हैं यौगिक शब्द? जब दो रूढ़ शब्द मिलकर तीसरा अर्थ नहीं देते। ठीक है, अभी पिछले इसके पहले जो योग रूढ़ हम पढ़ रहे थे वहां कह रहा था तीसरा अर्थ देते हैं। जब दो रूढ़ शब्द मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं तब तो वो योग रूढ़ शब्द हो गए थे ना। इसमें क्या कह रहा है? जब दो रूढ़ शब्द मिलकर तीसरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि इस शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, इस शब्द से जुड़ा ही अर्थ देते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय आदि। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे विद्यालय, अभी भी हमने इसको ऊपर भी जाना था, विद्यालय, विद्या धन आलय। तो विद्या पढ़ने की जो जगह होती है ना उसे ही विद्यालय कहते हैं। लीजिए, विद्यालय में ही अर्थ छुपा है, इसका कोई तीसरा अर्थ ये नहीं दे रहा है, बल्कि इसी से जुड़ा अर्थ हमें बता रहे हैं कि विद्यालय मतलब विद्या का घर, जहाँ पे हम विद्या पढ़ते हैं। फिर वाचनालय हो गया और पुस्तकालय हो गया, पुस्तक धनालय, वाचन धनालय, पुस्तकालय जो पुस्तक धनालय यानी पढ़ने की जो जगह होती है, जैसे हमारी लाइब्रेरी हो गई। तो हम इन्हें तीसरा अर्थ के रूप में नहीं देख रहे बल्कि इसी से जुड़ा हमें अर्थ प्रदान कर रहा है। और जब हमारे दो योग रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ न देकर उसी शब्द से जुड़ा अर्थ प्रदान करते हैं ना, तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। और जब हमारे दो रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ प्रदान करता है तब हम उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें बता रहा था। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहां पर हमने शब्द का मतलब, शब्द के प्रकार, जो कि हमारे कितने प्रकार हैं? सार्थक शब्द के 5 प्रकार हैं। रचना के अनुसार सार्थक शब्द हमने जो पढ़ा पहला, तो उसके हिसाब से
इसके 3 प्रकार हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ और तीसरा यौगिक। रूढ़ शब्द भी होते हैं जिनका हम अलग नहीं कर सकते। योग रूढ़ क्या होते हैं? 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं, वे हमारे योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे गजानन, भुजंग आदि। उसके अलावा यौगिक क्या है? 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं, तीसरा अर्थ नहीं देते बल्कि उसी शब्द से जुड़ा अर्थ देते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, रसोई घर आदि। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगली लेक्चर क्लास हमारी उत्पत्ति या जन्म के आधार पर हम पढ़ेंगे, फिर अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, फिर काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर और लास्ट में विकार्य प्रयोग के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।